स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी। आज प्रश्नोत्तरी की तीसरी क्लास है। आइए देखते हैं, व्यंजन पे सवाल चल रहे हैं। व्यंजन को हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न है, क से लेकर म तक के वर्ण कहे जाते हैं। क से लेकर म तक के वर्ण कहे जाते हैं, अर्थात क्या कहे जाते हैं? स्वर वर्ण कहे जाते हैं, या फिर अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं, या स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं, या ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। तो आप लोग को इसके पहले बताया गया था, काद्यो मावसाना स्पर्शाह ना, क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण भी बताया गया है, 4 होते हैं। ऊष्म वर्ण भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। और स्वर वर्ण कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो आइए देखते हैं, जो स्पर्श वर्ण है क से लेकर म तक, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी? 25। क से लेकर म तक आप गिनेंगे तो 25 संख्या आएगी। तो कभी संख्या पूछा गया तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो वर्ण कंठ, ताल, मूर्धा या दंत आदि से बोले जाते हैं, या कहते हैं कि स्थान को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं। फिर से सवाल देखिएगा, सवाल बहुत बड़ा है, परेशान मत होइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस समझने की बात है। प्रश्न है, जो वर्ण कंठ या ताल या मूर्धा या दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं, कि अंतस्थ वर्ण कहते हैं, या ऊष्म कहते हैं, या अयोगवाह कहते हैं। इससे पहले कुछ ऐसे ही मिलता जुलता प्रश्न हो चुका है। तो आप जानिए कि जो वर्ण कंठ, ताल, मूर्धा आदि जो उच्चारण स्थान वाले जगह हैं उनसे कहे जाते हैं, तो उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण की बात हो चुकी है, 4 होते हैं। उसमें भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल। अयोग वाह भी आपके 4 होते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखिए, अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण जरूर पूछा जाता है। दोनों, कभी कभी दोनों पूछा जाता है, कभी कभी 2 में से 1 पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि अंतस्थ वर्ण जो हैं किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, या फिर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, या फिर हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपको प्रत्याहार पता होगा तो आप जान जाएंगे शल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है। श, श, श और ह। ये 4 वर्ण जो हैं आपके शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण बोलते हैं। फिर आपका आया यण। यण क्या है? यण में क्या क्या आते हैं? य, व, र, ल। इन्हें क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण। ये किस प्रत्याहार में आते हैं? ये यण प्रत्याहार में आते हैं। अच में सभी स्वर आते हैं। स्वर कितने होते हैं? बताया गया है 9 होते हैं। अब गिने, अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है। हल, हल कितने होते हैं? व्यंजन। हल को व्यंजन बोलते हैं। ये 33 होते हैं। कितने? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि शल प्रत्याहार है, इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। यण भी एक प्रत्याहार है, इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। अच एक प्रत्याहार, इसमें स्वर आते हैं। और हल भी एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत व्यंजन आते हैं। तो आपको उत्तर मिल गया होगा, अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अगली बार सवाल हो सकता है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो भी य, व, र, ल बताना है। या पूछ लेगा कि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो भी आपको संख्या पता होगी, 4 तो बता लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए सूत्र है, जब संस्कृत में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? अंतस्थाः, इसके आगे कुछ है, फिर इसको आपको पूरा करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो अब क्या हो सकता है? अंतस्थ तो आपको पता हो गया क्या है, तो बता ही सकते हैं यणः, या फिर शलः, या ह्रस्वाः, या दीर्घाः। तो आपको पता अंतस्थ क्या होते हैं? यण ही अंतस्थ होते हैं, तो यणः अंतस्थाः ये हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगर आता है यहाँ उस, मान लीजिए उसमें की बात होती है तो क्या हो जाता?
सलह। तो इसके लिए बहुत अच्छे से जानते रहिएगा कि अगर अंतस्थ पूछेगा तो यड़ से संबंधित होगा, यदि उष्म पूछेगा तो सल से संबंधित होगा। अगला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? देखिए सवाल आपके सामने आ ही गया कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं अभी बताया गया है, कितने होते हैं? आप लोग भी जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हम कमेंट देख रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं, सब लोग जवाब जनरली सही दे रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अच्छा प्रयास है, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? कितनी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूछा गया कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। अभी तक पूछा गया अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस बार सवाल पूछ लिया कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। श, स, ह, य, व, र, ल, क्ष, त्र, ज्ञ, ह उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं बताइए। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। य, व, र, ल बार बार बता रहे हैं, ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा? ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये शल। हाँ, 4 वर्ण होते हैं, आपके सामने हैं। य, व, र, ल आएगा तो अंतस्थ, और श, स, ह आएगा तो शल या उष्म वर्ण हो जाएंगे। आ ही गया। उष्माणः रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे यहाँ पे अंतस्था था वैसे पूछ लिया उष्माणः रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शल, यड़ः, प्लुताः, दीर्घाः। अब आप बताइए क्या होगा? सलह उष्माणः होता है ना, तो विकल्प ए सही कर दीजिएगा कि शल ही उष्म वर्ण होते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत उष्म वर्ण आते हैं। ठीक है, विकल्प ए सही उत्तर हो गया। 7वां प्रश्न था, 7वां प्रश्न का उत्तर हो गया। 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है हमारा, उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या है। जैसे अभी पूछा गया अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या, ऐसे ही आप लोग बताइए उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या है तो कौन सी संख्या है, कितनी संख्या है बताइए। 8वें प्रश्न का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। 2, 4, 5 या 6 उष्म व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो जवाब दीजिए 8वें प्रश्न का क्या होगा। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, जवाब दीजिए भाई। 8 का बी, विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर है ना। हाँ, अगला प्रश्न देख लीजिए। उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? शल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार या फिर हल प्रत्याहार। तो अब आपको पता है अभी अंतस्थ की चर्चा हुई पूरी तरीके से। अब इस बार क्या पूछा जा रहा है? उष्म वर्ण, तो शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। वर्ण बार बार बता दे रहे हैं, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये 4 वर्ण ही होते हैं शल प्रत्याहार के अंतर्गत। यण को आपको बता ही दिया गया है। ठीक है, बार बार बताया जा रहा है जिससे आप भूले नहीं, क्योंकि हर बार सवाल आता है। ये स्वर ही है आपके, और ये 33 आपके व्यंजन है। ठीक है, ये आपके चारों के सवाल हो गए। जवाब आपको मिल गया। शल प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, श, स, स, ये उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत य, व, र, ल यण प्रत्याहार के अंतर्गत हो गए। अच को स्वर कहते हैं, 9 स्वर होते हैं। हल को व्यंजन भी कहते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, जल्दी तो नहीं हो रहा बहुत। ठीक है, श, स, ह इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है। देखिए तीनों प्रकार के स और ह की इन व्यंजन वर्णों की परिगणना कहाँ होती है आपको बताना है। उष्म व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में, अयोगवाह में या संयुक्त व्यंजन में। ध्यान से पढ़िएगा सवाल, फिर करिएगा। अभी चर्चा यही इसी पे टॉपिक पे चल रही है, परंतु पेपर के समय आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो किसके अंतर्गत परिगणना होगी? उष्म व्यंजन के अंतर्गत। ठीक है, तीनों स और ह दिखेगा तो उष्म व्यंजन मान लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें। देखिए ये प्रश्न, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं।
पूछ रहा है दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या फिर अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, कि उपर्युक्त सभी कहते हैं। तो दो व्यंजन के जब दो व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो वहाँ संयुक्त व्यंजन होता है। क्या होता है? संयुक्त। जैसे हमने बताया था ए हो गया, ओ हो गया, आई और नहीं व्यंजन वर्ण छ त्र ज्ञ की बात हो रही है। क्या? छ त्र ज्ञ ना। तो कैसे बनता है? छ बनता है क और मूर्धन्य शकार से, त्र कैसे बनता है? त और र से, ज्ञ कैसे बनता है? ज और य से। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। यही पूछे क्योंकि दोनों व्यंजन है। क्या है? क भी व्यंजन है और मूर्धन्य श भी व्यंजन है, और यहाँ त और र भी दोनों व्यंजन है, और ज इ भी व्यंजन है। तो ये जब दो व्यंजन वर्णों के देखते हैं। 12वां प्रश्न है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। अभी अभी आपको बताया गया है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ त्र ज्ञ प ये आपको बताना है। अभी अभी बताया गया संयुक्त व्यंजन क्या है? क और श से मिलकर बना है, त और र से मिलकर त्र बना है, ज्ञ ज और इ से मिलकर बना है। क्या? ज्ञ। प में क्या है? प में स्वर है। क्या? संयुक्त नहीं है। प में हलंत करेंगे व्यंजन है, अब मिलेगा तो पूरा प बनेगा, स्वर मिलता है, इसलिए आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि यही संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ त्र ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित करना है। आप लोग को बताया ही जा चुका है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी ताज़ा ताज़ा है। क और मूर्धन्य श से मिलकर आ इसलिए है कि भाई हलंत हलंत है, स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा? त र और स्वर मिला तो क्या बना? ज या अ मिला तो क्या बना? प ड़ अ मिला तो क्या बना? इसमें से कौन सही है और कौन नहीं सही, ये मतलब आपको कौन सही नहीं है ये बताना है। आप में एक ही नहीं सही है, बाकी 3 सही है। तो ये सही है, ए सही है, ठीक सही हो गया। ये त्र सही है, ज सही है, अर्थात ये 3 ऑप्शन क्या है? सुमेलित हैं। डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प में ड़ की कोई आवश्यकता है क्या? कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन क में मूर्धन्य ष की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ अ स्वर चाहिए। छ से छत्री बन गया, तब से त और र मिलकर त्र बनता है। अब भाई अ स्वर आएगा तो त्र पूरा बन जाएगा। ऐसी ज के साथ इया आएगा, इया में अ मिलेगा तो ज्ञ बन जाएगा। प ड़ कोई मतलब नहीं, प में अ मिलेगा प बनेगा, इसमें ड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। एक वर्ग क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कितने वर्ग हुए? एक वर्ग। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। इनको कहा जाता है, इन वर्गों को क्या कहा जाता है? वर्गाक्षर, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो हम लोग पूछ रहे थे काद्यो मावसाना स्पर्शा बताया गया था, तो काद्यो मावसाना स्पर्शा इसी कहते हैं। क से लेकर म तक क्या होता है? क से लेकर म तक के वर्ण कैसे होते हैं? क से म तक के वर्ण स्पर्श होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि क से लेकर म तक के कैसे व्यंजन बोले जाते थे? स्पर्श व्यंजन। एक सवाल फिर पूछ लिया कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? वर्गाक्षर भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन आपको पता ही हो गया था। वर्गाक्षर भी कहते हैं क्योंकि वर्गों में बताए जाते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि वर्ग की बात हो रही है, स्पर्श कहे ही जाते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि क से लेकर म तक क्यों कहा गया? क्योंकि प वर्ग में लास्ट में क्या आएगा? म। क वर्ग में शुरू में क्या आया? क। तो क से लेकर म तक क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। और कितने हुए? तो 5 5 5 5 गिन लीजिए। 5 च में, 5 ट में, 5 त में, 5 प में, 25 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछेगा क से लेकर म तक के
व्यंजन वर्ण को क्या कहा जाता है? ऐसे वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो क से लेकर म तक होते हैं। अब पूछ लिया कितने वर्ग होते हैं? तो 5 वर्ग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसको क्या कहा जा सकता है? मतलब सिर्फ स्पर्श व्यंजन ही नहीं कहते, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गाक्षर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके हो गए। अब चलिए, क्लियर हुआ ना? अगला प्रश्न देखिए। चु अर्थात च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं? चु अर्थात च वर्ग, चु अर्थात, कु अर्थात, टू अर्थात ट वर्ग ना। तो मतलब सिर्फ ये ऊ लग जाता है, ये उदित कहलाते हैं। तो जैसे चू है तो च वर्ग, कु है तो क वर्ग, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तू है तो त वर्ग और पू है तो प वर्ग। तो आप ध्यान रखिएगा कि प वर्ग मतलब 5 वर्ण, पू भी कह दिया तो 5 वर्ण। तो कहते हैं कि इनको चु अर्थात च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, तो आपको बताना है। च वर्ग अगर आपको पता है तो आप बता लेंगे। च छ ज झ इया आता है कि ट ठ ड ढ ड़ आता है कि त थ द ध न आता है कि च प क ट त पहला पहला वर्ण आता है। ऐसा भी दिया है, पहला पहला वर्ण आता है क्या? नहीं। देखिए च वर्ग है तो च से लेके इया तक की बात करेंगे। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, च छ ज झ इया। टू पूछता, यहाँ पे टू ट वर्ग तो ट ठ ड ढ ड़ सही हो जाता। तू त वर्ग पूछता तो त थ द ध न सही होता, बाकी डी से कोई मतलब नहीं। विकल्प ए सही उत्तर है। देखिए 16वां प्रश्न, वर्गीय व्यंजन नहीं है, वर्गीय व्यंजन नहीं है। तो ऐसा देखिए क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, ये वर्ग है। 5 वर्ग आपको बताए गए थे, तो ये 5 वर्ग में 4 वर्ग बताया गया है, आपको यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें से कोई एक वर्ग ऐसा है जो कि सही नहीं है। क वर्ग क्या है? क ख ग घ ङ सही है। च वर्ग च छ ज झ इया सही है। ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़ सही है। य वर्ग य व र ल ह। देखिए यदि यहाँ यड़ होता तो भी ह को हटाते तब सही होता, इसलिए यहाँ पे यह कोई वर्ग ही नहीं है, क्योंकि 5 वर्गों में यह वर्ग आता ही नहीं है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यही 5 वर्ग आते हैं। इसलिए क च ट की बात हो गई, यह वर्ग होता ही नहीं। विकल्प हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा कि वर्गीय व्यंजन में यह वर्ग की गणना नहीं होती है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सब लोग जवाब दे रहे हैं कि नहीं? आप लोग कमेंट देखते रहिएगा कितने लोग जल्दी जल्दी दे रहे हैं जवाब। ठीक है, सब लोगों को निर्मोही भैया ने पढ़ाया है, निर्मोही सर ने पढ़ाया है, और सब लोग वैसे भी पढ़ाकू हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। अयोग वाह कितने हैं बताइए? अयोग वाह कितने हैं? ये सवाल पहले आया था तो सब बहुत कंफ्यूज हो गए थे। 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 6 कि 8? तो अयोग वाह ध्यान रखिएगा कितने होते हैं? पक्का 4 होते हैं? अच्छा 5 होते हैं? अच्छा हमके 5 होते, बहुत लोग 5 लगा के आए थे। विकल्प ए सही उत्तर होगा। योग वाह केवल अभी 4 ही होते हैं संस्कृत में। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब 18वां प्रश्न, ये देखिए बहुत बड़ा सा है। कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न छोटा है लेकिन ऑप्शन बड़े बड़े हैं। कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। बताइए। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपदमानी, अयोग वाह है क्या? पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं। छत्रज्ञ, ये मिश्रित या संयुक्त व्यंजन है क्या? ये भी देखते रहिए आगे। कु चु टू तू पू उदित है क्या? या व र ल अंतस्थ वर्ण है क्या? श श स ह उष्म वर्ण है। क से म तक स्वर वर्ण है। बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली, उपदमानी, एकदम जानिए। अभी 4 हम अयोग वाह की चर्चा किए थे। इन 4 अयोग वाह में आपकी गिनती हो गई। कौन कौन से? अनुस्वार 1, विसर्ग 2, जिह्वा मूली 3, उपदमानी। ये 4 आपके अयोग वाह होते हैं। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। छत्रज्ञ ये बताया जा चुका है, ये आपके क्या संयुक्त या मिश्रित व्यंजन है। एकदम राइट है। कु चु टू तू पू एते उदितः, ऐसा पंक्ति मिलती है कि कु चु टू तू पू एते उदितः, ये भी सही है, एकदम सही है। या व र ल बताया जा चुका अंतस्थ वर्ण है। श स स ह ये उष्म वर्ण है, एकदम सही है।
क से लेकर म तक के वर्ण स्वर वर्ण नहीं अर्थात स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। कैसे वर्ण? हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आपका ए बी सी डी ई इतने विकल्प क्या सुमेलित हैं, केवल डी वाला गलत है। क से म तक के वर्णों को हम स्वर वर्ण ना कह के स्पर्श वर्ण कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे यदि अ ई उ रील री ए ओ आई औ होता तो सही हो जाता, तब स्वर वर्ण हो जाता। तो यफ वाला सुमेलित नहीं है, विकल्प यफ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, अनुस्वार विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं। अनुस्वार विसर्ग आदि जो वर्णमालाएं हैं वो माहेश्वर सूत्रों में नहीं पढ़े गए हैं, तो इसके वजह से क्या कहलाते हैं? अयोगवा कहलाते हैं कि उपदमानी की जिह्वा मूली, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाते हैं बताइए? अनुस्वार विसर्ग आदि अभी बताया गया ना, अनुस्वार विसर्ग उपदमानी जिह्वा मूली क्या है? ये सब अयोगवा है। तो वही कह रहे हैं कि माहेश्वर सूत्र में पढ़े गए हैं क्या? नहीं पढ़े गए, 14 ही तो सूत्र पढ़े गए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? अयोगवा। तो ध्यान रखिएगा, अनुस्वार विसर्ग नाम भी दे दिया गया है, माहेश्वर सूत्र में नहीं पढ़े गए हैं, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा अयोगवा। 20वां प्रश्न देखिए। अंग अह इत्यचः परो किम उच्यते? अनुस्वार विसर्गो, नासिकानुस्वारो, जिह्वा मूलीयो, उपदमानीयो। देखिए अंग अह की बात हो रही है, ठीक है? तो आप तो ये जानते हैं इसको क्या कहते हैं? ये विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम कुछ लिखते हैं स्वर के ऊपर, वो व्यंजन के ऊपर लगा, ये स्वर कहते हैं। क में आ है तो स्वर के ऊपर भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं? जो बिंदी रखते हैं इसे अनुस्वार कहते हैं ना। तो ये अनुस्वार हो गया और ये विसर्ग हो गया। यही चीज पूछा जा रही है, स्वर के ऊपर क्या है? अनुस्वार, और ये स्वर के बगल में क्या है? विसर्ग। तो क्या कहा जाएगा? नासिकानुस्वारो कि जिह्वा मूलीयो कि उपदमानी? अनुस्वार विसर्गव कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि आपको बताया गया कि जो अ के ऊपर बिंदी है क्या है? अनुस्वार है, और जो अ के बगल दो बिंदी हो क्या है? विसर्ग है। इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अनुस्वार विसर्गव उच्यते, उच्यते क्यों? क्योंकि दो हैं, तो द्विवचन हो जाएगा। अनुस्वार विसर्गव एकदम सही है। अब देखिए, अनुस्वार को नासिका से उच्चरित करते हैं। अगर बोला जाए कि अनुस्वार नासिका से मतलब अनुस्वार को कैसे बोलते हैं, किस उच्चारण स्थान क्या है, तब नासिका हो जाएगा। जिह्वा मूली तो ये जानते होंगे, क ख, इसके पहले जो आधे विसर्ग के समान होता है उसको क्या कहते हैं? ये जिह्वा मूली है। क्या है? इसको जिह्वा मूली कहते हैं, जब क ख के पहले होगा। और उपदमानी जब प फ के पहले ये आधे विसर्ग जैसा होगा तो इसे उपदमानी कहेंगे। ठीक है, चलें आगे। 20 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण हैं अ आ क ख अंग अह प फ। तो अभी अभी यही बात हुई है। तो क्या है? अनुस्वार विसर्ग सदृश कौन से हैं? विकल्प सी, आ के ऊपर अनुस्वार है, आ के बगल में विसर्ग है। ठीक है, पूछा गया अनुस्वार विसर्ग युक्त वर्ण है, आ है क्या? क ख के आगे पीछे कुछ नहीं, प फ के आगे पीछे कुछ नहीं है, विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिह्वा मूली वर्ण कितने हैं? जिह्वा मूली वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4। जिह्वा मूली वर्ण कितने हैं? 2 नहीं बोला जाएगा, पक्का? जिह्वा मूली वर्ण 1 माना जाता है, क्योंकि ये जो निशान है ये 1 ही होता है। आप देखिए ये वर्ण आपके 2 है ना, लेकिन निशान क्या है? 1 ही है, और जिह्वा मूली यही है। ठीक है, इसलिए 1 होगा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा 1। 2 नहीं करिएगा, 1 ही करिएगा, क्योंकि जिह्वा मूली वर्ण जो होता है वो 1 ही माना जाता है, चिन्ह को मानते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। जिह्वा मूली हो गया। देखिए उपदमानी वर्ण कितने हैं? तो वही चीज है, 1 2 5 6। तो उपदमानी भी प फ के पहले ये लगता है ना, तो ये चिन्ह कैसे हैं? 1 ही जैसे हैं, तो 1 हो जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा 1। 2 5 6 से कोई मतलब नहीं, 1 है। उपदमानी वर्ण कितने हैं? तो 1 है। अब अगला प्रश्न देखिए, आ गया। इति कखाभ्याम, अर्थात इसके पहले कुछ है उसको आपको भरना है। इति कखाभ्याम प्रागर्त विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः।
रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्या होगा, क ख प फ च ज त थ। तो पहली बात तो च से कोई मतलब नहीं, त से भी कोई मतलब नहीं। क ख के पहले आधे विसर्ग बता रहा ना, प्राक मतलब पहले, अर्थ मतलब आधा, विसर्ग के जैसा, सदृश मतलब उसके जैसा जो हो। तो ये देखिए विसर्ग ऐसे होता है, जब विसर्ग में हम लोग मिटाएंगे, ये देखिए आधा आधा मिटा दीजिए, सही है। तो आधे विसर्ग के जैसा है, तो यही बोल रहा है कि आधे विसर्ग के समान जो है वो जीवा मूली है। कब, जो क ख के पहले हो। तो कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए। क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। क ख के विसर्ग मतलब क ख के पहले आधे विसर्ग के समान कुछ है, यही क्या है, जीवा मूली है। ऐसे जब प फ की बात होती है तो पफाभ्याम हो जाएगा, यहाँ क्या, पफाभ्याम, प्रागर विसर्ग सदृशो उपदमानीय। ठीक है, विकल्प ए अभी सही उत्तर होगा, क्या, क ख। ठीक, हो सकता है अगला प्रश्न वही हो। अच्छा ठीक है, अभी तो इसी संबंधित है। क ख इति कखाभ्याम प्रागर विसर्ग सदृशो डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उपदमानीय, जीवामूलीय, अनुस्वार, विसर्ग। अभी आपने पढ़ा है, पहले आपने देखा कि यहाँ शुरू में भरना था क ख, अभी क्या भरना लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, जीवामूलीय। जब भी क ख की बात करेगा कखाभ्याम की तो क्या हो जाएगा, जीवामूलीय। प की बात करेगा प फ की तब अगला प्रश्न देखिए, क ख के पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा रहता है, उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए हिंदी में पूछ लिया तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, जीवामूलीय। ठीक है, उपदमानी तो नहीं लिख के चले आएंगे, अनुस्वार विसर्ग नहीं, कुछ नहीं, जीवामूली सही होगा। क्यों, क्योंकि अनुस्वार आपको बताया गया ये बिंदी वाला, विसर्ग बताया गया बगल वाला, उपदमानी बताया गया प फ के पहले ऐसे होगा तब, तो इसलिए यहाँ क ख के पहले है, इसलिए हो जाएगा क्या, जीवामूलीय। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही सवाल, देखिए क्या है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। जीवामूलीय क ख वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, चलिए उच्चारण स्थान बताइए। जिह्वा मूल से, ओष्ठ से, दंत से, कंठ से। जीवामूली वर्ण जो कक्ष हैं, इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तो बताइए कहाँ से करते हैं, जिह्वा मूल से। कहाँ से, ठीक है, ना दंत से करते हैं, ना ओष्ठ से करते हैं, ना कंठ से करते हैं, कहाँ से करते हैं, जिह्वा मूल से। भूलेंगे तो नहीं, जीवामूलीयस जिह्वा मूल। ठीक, जीवामूलीयस वर्ण जीवा मूल से बोलते हैं, तो भूलेगा नहीं। अब देखिए प फ के पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे कहते हैं क्या, उपदमानी, जीवामूल, अनुस्वार, विसर्ग। तो अभी जीवामूल की बात हो ही चुकी है। अब क्या बचा, प फ बचा। दो ही होते हैं, जीवामूल या तो उपदमानी, इन्हीं दो की चर्चा होती है। तो क ख की बात कर चुके हैं, प फ की बात है, तो क्या हो जाएगा, उपदमानी। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, उपदमानी प फ वर्णों का उच्चारण स्थान है। बहुत अच्छा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से हम प फ बोलते हैं, तो ओष्ठ से, कंठ से, दंत से, तालु से। तो इसका जो है, जैसे क ख था, जिह्वा मूली था, तो जिह्वा के मूल से बोलते थे, वो तो ठीक है। पर उपदमानी का जो प फ है, इन वर्णों को हम प फ, जहाँ बिना जिह्वा उपदमानी के प फ बोलते हैं, वहीं से इसको भी बोलते हैं। कहाँ से बोलते हैं, ओष्ठ से ही। तो इसको भूलने की, याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं, जहाँ से प फ बोलते हैं वहीं से उपदमानी प फ भी बोले जाते हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी सवाल है, किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने गए हैं। किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने गए हैं, अल में, हल में, अच में, अड़ में। बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपको प्रश्न देखने की जरूरत है। स्वर और व्यंजन, बस अगर दोनों देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या होगा। संपूर्ण किसमें आते हैं, अल में। हल में क्या आते हैं, केवल और केवल आपके व्यंजन 33 वर्ण आएंगे बस। अच में क्या आएंगे, केवल और केवल स्वर आएंगे 9 वर्ण। और अण में अ ई उ, ठीक है, आपके एक सूत्र से आता है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। अल में संपूर्ण वर्ण आते हैं, क्या कह सकते हैं, संपूर्ण वर्ण, जिसे आप कह सकते हैं स्वर और व्यंजन
दोनों। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। ये आखिरी प्रश्न था, ठीक है। बस सुबह 8 शाम 8, अच्छा, रोज सुबह 8 शाम 8 देखते रहिए, सर की क्लास चलती रहती है। बस इसके बाद अब सर आएंगे, उसके बाद निर्मोही सर आएंगे, आपकी कक्षा कंटिन्यू चलती रहेगी। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत है।